सोशल फील्ड में काम करने वालों को, पॉलिटिकल फील्ड में काम करने वालों को सबसे पहले ये जानना होगा कि हम अपना देश कैसा बनाना चाहते हैं। चारों तरफ से आप सुनने को मिला होगा, कोई विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, अलग अलग तरीके की डिमांड इस देश के अंदर है। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी इस भारत को केवल विकसित राष्ट्र ही नहीं बनाना चाहती, हम ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें इसके नागरिकों के बीच में मानवता हो और खुशहाली हो। अगर खुशहाली और मानवता के बिना हम विकसित राष्ट्र बनाते हैं तो हमारे इंसानों के लिए नहीं है। ऐसा विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जहाँ पर मानवता हो, जहाँ पर नागरिकों में खुशहाली हो, उसके लिए लोगों के बीच में भाईचारा होना बहुत आवश्यक है। भाईचारा उसकी पहली सीढ़ी है। भाईचारा तब तक देश के अंदर नहीं आ सकता जब तक समाज में समानता ना हो। समानता के बिना भाईचारा नहीं हो सकता। इसलिए इस देश के अंदर समानता स्थापित होनी चाहिए। समानता, सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी दोनों। बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस देश के अंदर संविधान सौंपा, तो जब वो संविधान सौंपा तब उन्होंने इस देश को हिदायत दिया कि इस देश के अंदर से हमें जल्दी से जल्दी सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को दूर करना होगा। अन्यथा 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने ये बात की जब संविधान सौंपा कि हमें इस देश के अंदर से जल्दी सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को दूर करना होगा, अन्यथा इस देश का प्रजातंत्र खतरे में आ जाएगा, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। आज भारत का संविधान लागू हुए 73 ईयर्स हो गए। इस देश के अंदर से सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी घटी नहीं, बढ़ गई है। और हमारा प्रजातंत्र जो 73 ईयर्स पहले बाबा साहब ने बोला था वो नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? जिस देश के अंदर ऐसा बड़ा समाज पैदा हो गया हो जो अपनी वोट बेचने के लिए मजबूर है कि अगर मैं अपनी वोट बेचूंगा तो मेरे एक हफ्ते का खर्चा निकल आएगा मेरे बच्चों का। एक बड़ा समाज ऐसा पैदा हो गया। एक ऐसा समाज पैदा हो गया जो वोट खरीदने के लिए सक्षम है। और एक ऐसा समाज पैदा हो गया, ऐसा तबका पैदा हो गया जो चुने हुए प्रतिनिधियों को ही खरीदने के लिए सक्षम है। जिस डेमोक्रेसी के अंदर दुनिया की किसी भी देश में जहां ऐसा तबका हो जो वोट बेचने के लिए मजबूर, वोट खरीदने के लिए सक्षम और चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदने के लिए सक्षम है, तो हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। इस स्तर से जहां डेमोक्रेसी समाप्त हो गई, इस स्तर से हमने समाज को ऊपर उठाने का इस भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिम्मा लिया है। अगर हम इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक बराबरी स्थापित करना है तो उसके लिए कैसे स्थापित करेंगे? उसके लिए एक आयाम होना चाहिए, ये हवा में नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले हम इस देश के अंदर, हमारा पहला आयाम है कि इस देश के अंदर एक निःशुल्क, अनिवार्य, एक समान और एक छत के नीचे हॉस्टल एजुकेशन 4 साल से 18 साल तक देश के किसी भी बच्चे के लिए, वो किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र का हो, सरकार की तरफ से, किसी प्राइवेट संस्थान से नहीं, सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और 18 वर्ष के बाद जब कंपटीशन के माध्यम से कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाता है, मेडिकल में जाता है, जर्नलिज्म, आप जैसे जर्नलिज्म में जाता है, लॉ करता है, तो इसलिए महरूम नहीं रह जाना चाहिए कि उसका बाप मजदूर है। ये देश की संपत्ति है। उच्च शिक्षा भी सभी स्तर तक
सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। इससे हमारे देश का जन संसाधन है, जिसे ये अभिशाप बताते हैं, ये जन संसाधन विकसित होगा। जन संसाधन विकसित किए बिना कोई भी देश इस देश के अंदर विकसित राष्ट्र नहीं बना। जब उन्होंने अपने देश के जन संसाधन को विकसित किया, तभी वहाँ पर विकसित राष्ट्र बने। तो हम इस प्रकार से अपने देश के जन संसाधन को विकसित करना चाहते हैं। अभी अगर इस विकसित जन संसाधन को हमने देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये विकसित जन संसाधन निरोग रहना चाहिए। जब तक निरोग नहीं रहेगा, देश के निर्माण में उसका सहयोग नहीं होगा। इसलिए देश के, हम कहते हैं दूसरा आयाम हमारा, देश के हर नागरिक को, हम किसी का फेवर नहीं देश के अंदर कर रहे हैं। नागरिक किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको एक समान रूप में उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। ये स्वास्थ्य सेवा मजदूर के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितना एक इंजीनियर के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर हम कोई इमारत बनाना चाहते हैं, मजदूर कोई भी हो, खेती हर मजदूर, सफाई करने वाला मजदूर, कंस्ट्रक्शन मजदूर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी जो निरोगी रखने की जो ज़रूरत है, वो कितने भी बड़े ऑफिसर को जो ज़रूरत हो, इसकी भी उतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कोई भी इमारत बनाने के लिए बिना मजदूर के नहीं बन सकती, इंजीनियर के नहीं बन सकती। लेकिन इसलिए सबको एक समान रूप से स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई प्राइवेट ये अस्पताल, नर्सिंग होम नहीं होने चाहिए। क्योंकि आज देश के अंदर इतना करप्शन है कि मजदूर, गरीब आदमी जब सरकार, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो उसके किडनी, लीवर ये निकाल दिए जाता है, और जब वहाँ पर धनाढ्य आदमी जाता है, उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। ये चलकर हॉस्पिटल जाता है तो इसकी डेड बॉडी घर आती है, वो थ्रेचर के ऊपर आता है, वो चलकर अपने घर जाता है। तो इसलिए हमें इस देश के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम मान्य नहीं है, प्राइवेट शिक्षा संस्थान मान्य नहीं है। इस देश के अंदर सभी सरकारी अस्पताल होने चाहिए। गांव के अंदर एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए, उसके अंदर स्कूल, उसके अंदर अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ होनी चाहिए। ब्लॉक लेवल के ऊपर अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पर दवाइयाँ और डॉक्टर होने चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने चाहिए। अगर आप कहेंगे फिर इनके दोनों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इस देश की जनता का अपार धन कहाँ पड़ा हुआ है? मठ, मंदिर, अखाड़े, आश्रमों, एनजीओ में है। उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, वो पैसा यहाँ लगना चाहिए। तीसरा जो आयाम हम इस देश के अंदर बोल रहे हैं क्या होना चाहिए, इस देश के जितने कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापार, मठ, मंदिर, अखाड़े, आश्रम, एनजीओ, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 38 के अंदर प्रावधान है, आय की असमानता दूर करना सरकार का जिम्मा है। आर्टिकल 39 कहता है सरकार इस तरह की आर्थिक योजनाएं बनाए जहां पर जिससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो। आर्टिकल 38 और 39 के रहते हुए अगर इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये संविधान विरोधी काम हुआ। इस देश के अंदर सब सरकारों ने किया है, और जो संविधान विरोधी काम है हम उसी को देश विरोधी काम समझते हैं, हम उसको देशद्रोही डिक्लेयर करते हैं। जो संविधान विरोधी काम करेगा वही देश विरोधी है। इसलिए इस देश के अंदर हमारा तीसरा आयाम है, इस देश के अंदर बराबरी लाने के लिए सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापार और मठ, मंदिर, अखाड़े, आश्रम, एनजीओ, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम हम इस देश के अंदर बोल रहे हैं, भारत एक जाति प्रधान देश है।
इस जाति प्रधान देश को वो कृषि प्रधान देश कहते हैं, गलत बोलते हैं। कृषि प्रधान देश वो देश होते हैं जो खेती के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावार पैदा करते हैं। जो देश हमारे 1 एकड़ के अंदर हमारे से 4 गुना 3 गुना ज़्यादा पैदावार पैदा करते हैं, वो कृषि प्रधान हुए या हम कृषि प्रधान हुए। जाति के अंदर हमारा स्पेशलाइजेशन, हम जाति प्रधान देश हैं। इस जाति प्रधान देश के अंदर अगर सुशासन लाना है तो हमें स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जाति प्रधान देश के अंदर अगर हर विभाग में ऊपर से नीचे तक सभी कंट्रोलिंग पोजीशन के ऊपर एक जाति वर्ग के लोग बैठ जाएंगे तो वहां पर जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो एक जाति हित में बनेगी और एक जाति हित में ही इम्प्लीमेंट होगी। क्योंकि इस जाति प्रधान देश के अंदर हमारा मिलना जुलना, यारी दोस्ती, घरेलू संबंध, शादी विवाह सब जाति आधारित है, इसलिए हर लोग अपनी जाति के तरफ झुका हुआ है। इसलिए और जब एक जाति हित के अंदर चीजें बनेगी तो वो जनहित में नहीं होंगी, और जो जनहित में है नहीं है वही देश हित में नहीं होगी, और जो देश हित में नहीं है वो कुशासन है, सुशासन नहीं है। हम इस देश के वासी, हमारा अधिकार है ये कामना करने का, इस पे काम करने का। हमारे देश के अंदर सुशासन होना चाहिए, और इस जाति प्रधान देश के अंदर सुशासन तभी हो सकता है जब इस जाति आधारित जितने भी वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, उनकी जनसंख्या के अनुपात में हर विभाग में ऊपर से नीचे तक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जिस दिन ये भागीदारी होगी उसी दिन इस देश के अंदर सुशासन स्थापित होगा, और जब सुशासन इस देश के अंदर होगा तो हम कोई भी योजनाएं चलाएं, वो जो योजनाएं विधिवत होंगी, अन्यथा वो विधिवत योजना नहीं चल सकती। इसलिए पॉइंट नंबर 4 अति महत्वपूर्ण है। हम इसी से, इन 4 पॉइंट के माध्यम से इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं, इस देश के अंदर भाईचारा लाना चाहते हैं, और इस देश को ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां मानवता हो और जहां खुशहाली हो। और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का कोई भी इसके ऊपर अगर सवाल हो आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आपने कहा कि समाज शिक्षा एक साथी आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं, 1 मिनट कुछ बारी होने अच्छा हाँ जी। कि आपने कहा कि समान शिक्षा, समान चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की व्यवस्था है ये। सरकारी स्कूलों के आप देखिएगा आप क्या है, सरकारी चिकित्सालय की व्यवस्था देखिए है। सरकार तो चाहती है कि व्यवस्था हो, लेकिन व्यवस्था को हमने बढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को भेजना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हायर एजुकेशन में, हाई स्कूल में जाए, अच्छे स्कूल में पढ़े। तो जब हम खुद ही चाहते हैं तो व्यवस्था कैसे बदलेगी? करेक्ट। क्यों नहीं भेजना चाह रहे हैं? हम खुद स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन आज अपने बच्चों भेजना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कारण क्या होता है? बता रहा हूँ। 2 व्यवस्था डेवलप है, एक सरकारी है, एक गैर सरकारी है, प्राइवेट। उस प्राइवेट को लुक्रेटिव बना रखा है। जिस दिन हम प्राइवेट जो लुक्रेटिव बना के रखा, जब तक हम उसको ध्वस्त नहीं करेंगे, एक समान चीजें नहीं करेंगे, तब तक ये लागू नहीं हो सकता। आपने ध्यान दिया मैंने क्या कहा? हमें प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चाहिए। अगर कोई धनाढ्य मुकेश अंबानी है, उसका बच्चा, उसके मजदूर, उसके यहाँ काम करने वाला का बच्चा एक स्कूल में जाना चाहिए। उसके लिए अलग स्कूल क्यों होने चाहिए? वो कोई अलग पैदा हुआ इस देश के अंदर। इस देश के अंदर जो पैदा हुआ है उसे बराबर का अधिकार है। एक बच्चा मुझे बताइए जो इस देश के अंदर पैदा होता है, एक मुकेश अंबानी के घर में पैदा होता है कि उसके यहाँ काम करने वाले के यहाँ पैदा होता है। जो उसके यहाँ काम करने वाला है उसके घर में अगर बच्चा पैदा हो जाता, उसका क्या अपराध हुआ इस देश के ऊपर कि उसको एक प्रॉपर देखरेख नहीं मिल रही? मुकेश अंबानी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन इस देश के अंदर कि उसको एक अलग देखभाल मिल रही है? हम इस देखभाल को नहीं चाहते हैं। हमने कहा जितने
स्कूल है, जितने ये नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल, सब सरकार के होने चाहिए और सब एक समान होने चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को इंसान का दर्जा देकर सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया, लेकिन आप करोड़ों पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बाबा साहब के मिशन को बचा नहीं पा रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है जो लोग पढ़ लिख कर आगे आ गए, उनके अंदर डिसऑनेस्टी, बेईमानी। उस बेईमानी की वजह से वो केवल अपना अपना सोच रहे हैं, समाज का नहीं सोच रहे हैं। हमारे जो जिसकी समझ में हम ये जो अभियान चला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, जिसकी समझ में हमारी बात आ जाए वो इस अभियान को लेकर आगे चले, लेकिन उसके अंदर 5 क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले वो ईमानदार होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, उसका चरित्र सही होना चाहिए, वो दारूबाज नहीं होना चाहिए, वो गुंडा कतली नहीं होना चाहिए, वो झूठा नहीं होना चाहिए। इस समाज के अंदर चाहे कोई सोशल फील्ड में काम कर रहा है, चाहे कोई पॉलिटिकल फील्ड में काम कर रहा है, पूरे देश के अंदर ही, पूरे देश में जो शासक वर्ग है उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शासक वर्ग है, वो सत्ता में का भोग रहा है। लेकिन जिन लोगों को, जो शासित वर्ग है, उन लोगों को अगर शासक वर्ग बनना है तो जो सोशल फील्ड या पॉलिटिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें ये क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। इसका प्रूफ है हमारे पास में। जब बुद्धा इस देश के अंदर आए तो उस वक्त सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था पूरी गंदी थी उस वक्त। बाबा साहब ने रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन में लिखा, जब वो रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन को बता रहे हैं ऐसा होना चाहिए, तो उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? डर्टी थी, लोगों का चरित्र नहीं था, यज्ञ किए जा रहे थे, इंसानों की बलि दी जाती थी, बड़े कत्लेआम हो रहे थे, ना कोई किसी का चरित्र था, ना ईमानदारी थी, गुंडे कतली थे। लेकिन उस समय व्यवस्था को दूर करने के लिए बुद्धा आए 563 में। उन्होंने जब व्यवस्था देखी तो उसको ठीक कैसे किया जाए, तो सबसे पहले ठीक करने वाले को ठीक होना चाहिए। अगर उस व्यवस्था को ठीक करना है, सबसे पहले जो ठीक करने वाला उसके अंदर जो वो करना चाहता वो क्वालिटी उसके अंदर आनी चाहिए। बुद्धा ने वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप किया, और अगर इस तरह की क्वालिटी जब उन्होंने डेवलप किया तो वो बदल दिया, उन्होंने सिस्टम को बदल दिया। हम कहते हैं यहां जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, हम 5 क्वालिटी बता रहे हैं, अगर एक में भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताओ, लेकिन हमारे साथ इन क्वालिटी को लेकर लगो, हम इस सिस्टम को बदल के रख रहे हैं। हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमारे पास कट्टरता है, हम इसको करके छोड़ेंगे। लेकिन हमें 5 क्वालिटी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए, उसका चरित्र सही होना चाहिए, दारूबाज नहीं होना चाहिए, गुंडा कतली नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्ट है, गुंडा कतली है, उनके पास पुलिस है, जिनसे हम लड़ाई है उनके पास पुलिस है, कोर्ट है, वो क्या ईडी है, सीबीआई है, मिलिट्री है। लेकिन अगर आप ईमानदार हो, कुछ नहीं कर सकते, जीरो हैं वो आपका तभी कुछ कर सकते हैं जब आप भ्रष्ट हैं। बड़े बड़े दिग्गज इस देश के अंदर, कोई अपने को मसीहा बताता, कोई मसीही बनाती है, उन्होंने गर्दन से पकड़कर जमीन पर रगड़ दिया उनकी मुंडी को, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ भी करे बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ईमानदार हमारे साथ लगो, हम इसको करके छोड़ेंगे, हम डिटरमिनेंट है इसके लिए। थैंक यू।